सभी को नमस्कार। तो आज हम ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसे कि आप लोग जो लोग कंटिन्यूसली वीडियोस को देख रहे हैं तो उनको मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे मेरे हिसाब से इसमें। तो चलो सही है। इन वीडियोस को बनाने का एक मेन उद्देश्य यह है कि इससे रिवीजन अच्छा हो जाता है। अगर हम यूकेएसएससी या यूकेपीएससी के एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पे ये बहुत लाभकारी होते हैं। और रिवीजन करने के लिए हम जो है किसी भी वीडियो को यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है कि जिसमें हम अपना जो है बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। और वो डाटा हमारे पास लगभग लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। जब तक कि हम उसे डिलीट ना करें तब तक वो बना रहता है। जब हम किसी भी नोट्स को नॉर्मल तरीके से अध्ययन करते हैं तो उसमें हम इतने अच्छे से उन चीज़ों को समझ या सीख या मेमोराइज नहीं कर पाएंगे जितना हम किसी चीज़ को देखकर और सुनकर कर पाते हैं। तो यदि आपके जानने वाले कोई भी हैं जो यूकेएसएससी या यूकेपीएससी पटवारी और यूके एसएससी पीएससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि अभी पटवारी का एग्ज़ाम होना है जो कि लीक हो गया था, तो इस प्रकार की कोई तैयारी करने वाले हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और वो इस यात्रा से जुड़ कर के और अपनी जो मेरे जो नोट्स हैं उनके आधार पर वो जो है इन चीज़ों को वो भी मेमोराइज कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम फैक्ट्स हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग। आइए बात करते हैं ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त के विषय में। तो कुमाऊं में 1815 में ई गार्डनर द्वारा और गढ़वाल में 1816 में ट्रेल द्वारा कराया गया था। तो जो पहला भू बंदोबस्त हुआ था वह 1815 में हुआ था। जैसे कि हमारे प्रथम कुमाऊं कमिश्नर थे ई गार्डनर, तो उनके द्वारा जो है पहला भू बंदोबस्त कुमाऊं में कराया गया था। जब ये ई गार्डनर कुमाऊं के पहले कमिश्नर बने थे तो इनको बड़ी दिक्कतें यहाँ पे आ रही थी कुमाऊं और गढ़वाल के प्रशासन से संबंधित है। तो इन्होंने अपने उच्चायुक्त को, जो भी इनकी कंपनी का जो उच्चायुक्त थे, उनको रिपोर्ट की कि मुझे जो है एक असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं को दोनों जगह जो है शासन प्रशासन चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि एक तो पहाड़ी क्षेत्र है और आने जाने की सुविधाएं यहाँ पे ना के बराबर थी उस समय। तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक असिस्टेंट कमिश्नर की मांग की थी ली गार्डनर ने, और इनको जो है हाई कमान ने एक असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में ट्रेल को भेजा था। तो इस प्रकार से 1815 में जो है कुमाऊं में तो ई गार्डनर ने पहला भू बंदोबस्त कराया था, और गढ़वाल में 1816 में ठीक एक साल बाद भू बंदोबस्त ट्रेल के द्वारा कराया गया था। यह एक साला भू बंदोबस्त था। जो पहला भू बंदोबस्त हुआ था वो एक साला हुआ था, यानी कि एक साल के लिए कराया गया था ये भू बंदोबस्त। और यह जो है गोरखाकालीन भू बंदोबस्त पर आधारित था। ये जो एक साला भू बंदोबस्त इन्होंने कराया था, ये गोरखाकालीन भू बंदोबस्त को ही इन्होंने आधार मान करके ये कार्य किया था। दूसरे से सातवें तक भू बंदोबस्त ट्रेल ने करवाए थे। अब यहाँ पे पहला भू बंदोबस्त कराने के बाद जो है अपने ई गार्डनर जो है रिटायर हो जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद ट्रेल यहाँ पे जो है कमिश्नर के रूप में काफ़ी सालों तक कार्य करते हैं। तो ट्रेल ने जो है दूसरे से लेकर के और सातवें भू बंदोबस्त तक यहाँ पे ट्रेल के शासनकाल में हुए थे। दूसरा भू बंदोबस्त 1817 में, दूसरा भू बंदोबस्त 1817 में ट्रेल के द्वारा कराया गया था। तीसरा 1818 में ट्रेल के द्वारा ही कराया गया था। चौथा 1820 में ट्रेल के द्वारा 3 साल के लिए तिसाला भू बंदोबस्त कहा जाता है इसे। तो अभी तक जो भू बंदोबस्त दूसरे और तीसरे जो भू बंदोबस्त पहला दूसरा तीसरा था वो एक साला भू बंदोबस्त थे। जो चौथा भू बंदोबस्त हुआ था 1820 में ट्रेल के ही शासनकाल में हुआ था ये, इसे तिसाला भू बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और ये भू बंदोबस्त 3 साल के लिए कराया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि तिसाला भू बंदोबस्त जो है कौन से भू बंदोबस्त को कहा जाता है, तो चौथे भू बंदोबस्त को तिसाला भू बंदोबस्त कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि तिसाला भू बंदोबस्त के समय जो है कमिश्नर कौन थे, तो उस समय ट्रेल कमिश्नर थे। 1823 में पांचवा भू बंदोबस्त हुआ और यह भी ट्रेल के द्वारा ही किया गया। यह 5 साल के लिए कराया गया था। जो 5 साल भू बंदोबस्त इसे कहा जा सकता है। तो यह जो है 1823 में ट्रेल के ही शासनकाल में, उसके बाद पांचवा भू बंदोबस्त 5 साल के लिए कराया गया। चौथा भू बंदोबस्त 3 साल के लिए, पांचवा भू बंदोबस्त 5 साल के लिए। चौथा भू बंदोबस्त हो रहा है 1820 में, इनको ध्यान रखना है आपने। और पांचवा भू बंदोबस्त 1823 में हो रहा है। दोनों ट्रेल के शासनकाल में
हो रहे हैं। यह बंदोबस्त जो है संवत 1880 में कराया गया था, इसलिए इसे 80 साला भूबंदोबस्त भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि 80 साला भूबंदोबस्त, अब 80 साल से संबंधित ये है, इसलिए है तो ये 5 साल का भूबंदोबस्त, लेकिन इसे 80 साला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भूबंदोबस्त जो है 1880 में कराया गया था, इसलिए इसे 80 साला भूबंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस बंदोबस्त को ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भूबंदोबस्त कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे आदर्श भूबंदोबस्त कौन सा था, तो यह 80 साला भूबंदोबस्त जो 1823 का पांचवा भूबंदोबस्त था, यही सबसे आदर्श भूबंदोबस्त भी माना जाता है। इसे 5 साला भूबंदोबस्त भी कहते हैं। यह 5 साल के लिए कराया गया था। इसमें पहली बार गांव की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। तो इस भूबंदोबस्त में सबसे पहली बार जो है गांव की सीमाओं का निर्धारण भी कराया गया था। अगर क्वेश्चन आएगा कि गांव की सीमाओं का निर्धारण किस भूबंदोबस्त में कराया गया था, तो पांचवा भूबंदोबस्त 5 साल के लिए 80 साला भूबंदोबस्त, इसमें जो है ग्रामीण सीमाओं को, गांव की सीमाओं को जो है निर्धारित किया गया था। छठा भूबंदोबस्त 1828 में होता है ये। इस बंदोबस्त को जो है तरसीम बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो तरसीम भूबंदोबस्त के रूप में छठे भूबंदोबस्त को जाना जाता है। इसे भी ट्रेल ने कराया था, ये छठवां भूबंदोबस्त, और यह 5 साल के लिए सेम हुआ था। और छठा भूबंदोबस्त को जो है टर्सेन भूबंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा टर्सेन भूबंदोबस्त के नाम से किसे जाना जाता है, तो छठवें भूबंदोबस्त को टर्सेन भूबंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। सातवां भूबंदोबस्त भी ट्रेल करवाते हैं। अब आठवें भूबंदोबस्त की बात करते हैं। आठवां भूबंदोबस्त बेटेन के द्वारा 1840 में गढ़वाल में और 1844 में कुमाऊं में कराया गया था। तो बेटेन के द्वारा कराया गया था ये 1840 में, गढ़वाल में 1840 में हुआ था ये आठवां भूबंदोबस्त, और कुमाऊं में हुआ था 1844 में। कुमाऊं में भूबंदोबस्त कराया गया था। यह बंदोबस्त 20 साल के लिए था। इस बंदोबस्त को में भूमि मापन हेतु खसरा सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया था। ये ध्यान में रखना है आपने। 20 साल का जो बंदोबस्त हुआ था, इसे 20 साला बंदोबस्त भी कहा जा सकता है, और ये 20 साल के लिए बेटन के द्वारा किया गया था। और इसमें सबसे पहले खसरा सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया था। जैसे खसरा खतौनी पहले होती थी ना, खसरा खतौनी कहा जाता था, उसी टाइप का ये यहाँ से स्टार्ट हो गया था, और यह 20 साल के लिए कराया गया था। इसे 20 साला भूबंदोबस्त कहा जाता है। नौवां भूबंदोबस्त बेकेट के द्वारा कराया गया था। यह बंदोबस्त 1863 में रैमजे के काल में कराया गया था। इस भू बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो नौवां भू बंदोबस्त जो हुआ था उसमें प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था बेकेट के द्वारा, और 1863 में ये कराया गया था, सॉरी रैमजे के द्वारा। तो रैमजे के काल में कराया गया था बेकेट के द्वारा। तो कराया तो बेकेट के द्वारा गया था ये भूबंदोबस्त। इसके संबंधित आपको तथ्य ध्यान में रखना है कि यह भूबंदोबस्त जो है, नौवां भूबंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था, तो कराया बेकेट के द्वारा गया था। लेकिन उस समय जो कमिश्नर थे 1863 में, ये रैमजे थे। तो रैमजे के काल में कराया गया था बेकेट के द्वारा, और इस भूबंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कराया गया था। तो ध्यान रखना है आपने कि आठवें भूबंदोबस्त में सबसे पहले जो है, नौवें भूबंदोबस्त में सबसे पहले जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो रहा है। बेकेट इस भूबंदोबस्त को करवा रहे हैं, और उस समय बेटेन जो है कुमाऊं कमिश्नर हैं। इसमें जो है 5 भागों में भूमि को विभाजित किया गया था। तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, अव्वल भूमि, उपराऊ दोयम और इजराइन भूमि। अगले आते हैं हम 10वें भूबंदोबस्त के पास। गढ़वाल में जो है, गढ़वाल में जो है ये पो लिखा है, पो द्वारा कराया गया था ये भूबंदोबस्त, और कुमाऊं में गूंज द्वारा। तो पो और गूंज ये अधिकारी थे। गढ़वाल में पो द्वारा कराया गया था, और कुमाऊं में ये गूंज के द्वारा कराया गया था 10वां भूबंदोबस्त। 11वां भूबंदोबस्त आता है 1928 में। यह इबटसन के द्वारा कराया गया था। 1928 में कराया गया था 11वां भूबंदोबस्त, और यह ब्रिटिश काल का अंतिम भूबंदोबस्त था। ध्यान में रखना है आपको कि ब्रिटिश काल का अंतिम भूबंदोबस्त कौन सा था, तो 11वां भूबंदोबस्त था। 1928 में इबटसन के द्वारा कराया गया था। 1928 में अंतिम भूबंदोबस्त। 12वां भूबंदोबस्त उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था। इसके बाद 1960 से 64 में कराया गया था ये भूबंदोबस्त, जिसे 12वां भूबंदोबस्त कहा जाता है। 1960 से 1964 में यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया था।
अब उत्तराखंड में ब्रिटिश वन प्रबंधन के विषय में कुछ कुछ फैक्ट्स देखेंगे। 1826 में ट्रेल ने थापला भूमि को आरक्षित किया। तो 1826 की स्थिति को ध्यान में रखना है आपने। 1826 में ट्रेल ने थापला भूमि को आरक्षित किया था। 1858 में हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा बंद कर वनों का प्रबंधन शुरू किया। तो 1858 की इस तिथि को आपको ध्यान में रखना है। 1858 में हेनरी रैमजे ने जो है ठेकेदारी प्रथा को बंद किया और वनों का प्रबंधन शुरू किया। 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई। तो ध्यान रखना आप कि अगर वन विभाग की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन आता है, ये फैक्ट बन सकता है कि वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो 1864 में वन विभाग की स्थापना की गई थी। 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। तो 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना हुई। तो कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1864 में ऑल ओवर इंडिया में वन विभाग की स्थापना होती है और 1868 में जो है कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की गई थी। 1869 में ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई थी। 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई। कमिश्नर ट्रेल के द्वारा 1826 में साल के वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि साल के वृक्ष पर प्रतिबंध लगाने वाला कमिश्नर कौन था, तो ट्रेल थे। ट्रेल ने साल के वृक्ष यानी कि जिससे हम कंधार के नाम से जानते हैं, तो उसको जो है उसको काटने पर इन्होंने रोक लगाया था ट्रेल ने। 1855 से 1861 तक उत्तराखंड में वनों का विनाश किया गया। 1855 से 1861 तक उत्तराखंड में वनों का विनाश हुआ और वन विभाग का प्रथम महानिदेशक डेट्रिच ब्रेंडिस को बनाया गया था। तो प्रथम वन विभाग का प्रथम महानिदेशक किसे बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। डेट्रिच ब्रेंडिस को जो है वन विभाग का प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। 1865 में वनों से संबंधित पहला कानून बनता है। 1893 में बेनाम भूमि को संरक्षित करके वन विभाग के अंतर्गत लाया गया था। तो 1893 में बेनाम भूमि को संरक्षित करके वन विभाग के अंतर्गत लाया गया था। 1902 में उत्तराखंड के मुख्य तालों से मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया था। 1911 में चीड़ वृक्ष क्षेत्र में पशु रखना और कृषि करना अवैध घोषित किया गया था। 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को जो है भकलेड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में जो है भकलेड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई थी। 1 माह की कैद हुई थी इन्हें। ये दुर्गा देवी थी। क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की होने वाली पहली महिला थी, गिरफ्तार हुई थी जो। तो दुर्गा देवी को आपको ध्यान में रखना है। दुर्गा देवी क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की ऐसी पहली महिला थी जो कि गिरफ्तार हुई थी। तो सबसे पहले उत्तराखंड के किसी आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली महिला का नाम अगर आपसे पूछेगा तो दुर्गा देवी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है, कॉल आ रही है बार बार। इसके बाद आता है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। इसका गठन 13 अप्रैल 1921 को किया गया था। अध्यक्ष इसके पी विदम थे और उद्देश्य था इसका जनता में सख्त वन करों तथा शिकायतों का अन्वेषण करना। 28 अक्टूबर 1921 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। तो आपको ध्यान में रखना, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी एक बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। गठन इसका 13 अप्रैल 1921 में हुआ था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष इसके पी विडम थे और उद्देश्य था इसका जनता में व्याप्त वन करों तथा शिकायतों का अन्वेषण करना। 28 अक्टूबर 1921 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति की जो रिपोर्ट थी वह क्या थी, आइए देखते हैं। फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति की रिपोर्ट, बांस पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया। ठीक है। पशुओं के चरने संबंधी प्रतिबंध को हटाया गया। ग्राम सीमा से आधे मील दूर तक ग्रामीणों को वन अधिकार दिए गए। 1930 में वन पंचायतों का गठन किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वन पंचायतों का गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1930 में वन पंचायतों का गठन किया गया था। 1932 में चमोली में वन पंचायत का गठन किया गया। 1938 में ग्रीवेंस कमेटी को पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया।
1939 में ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फिर सरकार को सौंपी और रिपोर्ट का नाम था एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं। उत्तराखंड की जनता में जन जागरण देखेंगे अब। जन जागरण व सामाजिक चेतना का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो उत्तराखंड की जनता में जो है जन जागरण व सामाजिक चेतना का विकास आगे हमारा टॉपिक है। जैसे कि आपने देखा, उत्तराखंड से संबंधित जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी, ये कमेटियां इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जनता में लगातार आक्रोश बढ़ रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है वनों से संबंधित बहुत ही सख्त कानून जो है उत्तराखंड में बना दिए थे, जिसके कारण से लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही थी कि कहीं से वो लकड़ी लाने की समस्या हो रही थी। जैसे वो अपनी गाय वगैरह को चुगाने के लिए खेतों में जाते थे या जंगल में जाते थे, तो वहाँ के लिए भी कानून बने हुए थे। तो इस प्रकार की जो समस्याएं जनता को थी और जनता लगातार इन वन कानूनों का विरोध कर रही थी, तो इस विरोध को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेजों ने जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे और उस सुझाव पर जो है उसके बाद कार्यवाही हुई थी। तो ये तो थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की कहानी। आगे हम आगे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की जनता में जन जागरण व सामाजिक चेतना का विकास किस प्रकार से किया गया। आगे बात करते हैं गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सभाएं थी जिन्होंने जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाया उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड से अंग्रेज़ों के शासन को हटाने में, और भारत के जितने भी आंदोलन हुए उनमें जो है सहयोग देने के लिए भी हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी कमेटियां बनी थी, जिनके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे और क्या क्या इसमें हुआ था। आइए देखते हैं। पहली जो हमारी यूनियन थी वह थी गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा। स्थापना इसकी 1901 को देहरादून में होती है। संस्थापक इसके तारादत्त गेरोला थे और गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में तारादत्त गेरोला के द्वारा की जाती है। गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन इसके बाद होता है। मई 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा ही जो है गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन भी कराया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारी जो है उत्तराखंड की जनता में जन जागरण व सामाजिक चेतना का विकास को अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों ने, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे उस समय के, जैसे कि बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, तो उनका आगे हम अध्ययन करेंगे। तो गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल हितकारिणी सभा सबसे पहले आती है। स्थापना इसकी सन 1901 को देहरादून में होती है। संस्थापक इसके तारादत्त गेरोला थे। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में तारादत्त गेरोला करते हैं और यही गढ़वाल यूनियन आगे जाकर के जन जागरण के लिए 1905 में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, जिसे गढ़वाल यूनियन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अच्छा, आगे आते हैं गढ़वाल भ्रातृ मंडल। एक सभा और बनी थी, गढ़वाल भ्रातृ मंडल। इसकी स्थापना 1907 में होती है। संस्थापक इसके 1907 में जो है लखनऊ में इसकी स्थापना होती है और इसके संस्थापक थे मथुरा प्रसाद नैथानी। तो आपको ध्यान में रखना है, गढ़वाल यूनियन गढ़वाल हितकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो तारादत्त गेरोला थे। तारादत्त गेरोला हमारे एक कवि भी हैं और बहुत अच्छे कवि हैं गढ़वाल के, तो इनके विषय में इनकी रचनाएं भी हम आगे देखेंगे। तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल इसके बाद 1907 में स्थापित किया गया। संस्थापक मथुरा प्रसाद नैथानी और लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। गढ़वाल में जातीय सभाओं का विरोध करना इसका जो है मेन मकसद था, कि जो जातीय सभाएं हैं, जातियों से संबंधित जो भी इनकी समस्याएं थी, उसका जो है निवारण के लिए ये बनाया गया था। गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में हुआ था और कुलानंद बड़थवाल के नेतृत्व में इसका जो है अधिवेशन कराया गया था और सिक्स्थ अधिवेशन इसका 1913 में हुआ था। आगे एक बहुत ही बड़ी सभा आती है गढ़वाल सभा। आज भी आपने देखे होंगे, आज भी हमारे बहुत सारी जगह में चलती है गढ़वाल सभा। तो स्थापना इसकी 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में की गई थी। गढ़वाल सभा की स्थापना 16 फरवरी 1914 में दुगड्डा में नारायण सिंह के अध्यक्ष में एक बैठक हुई और इसमें निम्न प्रस्ताव रखे गए थे। आइए देखते हैं गढ़वाल सभा के क्या पर प्रस्ताव हैं। स्थापना 19 फरवरी 1914 में दुगड्डा में हो रही है। नारायण सिंह की अध्यक्षता में ये जो है स्थापना इसकी की जा रही है। और गढ़वाल में जो है इसकी जो मुख्य पॉइंट थे वो निम्नलिखित हैं। तो गढ़वाल में पत्रिकाओं व समाचार पत्रों को का एकीकरण इसका मेन जो उद्देश्य था ये था। गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रातृ मंडल का
विलय करके गढ़वाल सभा की स्थापना करना। इनका जो मेन मकसद था कि हम जो ऐसे गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल भ्रातृ सभा, इनको मिला करके एक करके और एक गढ़वाल सभा का गठन करना इनका मुख्य उद्देश्य था। समाचार पत्रों को साप्ताहिक करना इनका एक उद्देश्य ये भी था कि मासिक पत्र की जगह साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया जाए। 1915 में स्टोवेल प्रेस की स्थापना गढ़वाल सभा ने की। तो स्टोवेल प्रेस के नाम से जो है स्थापना की 1915 में गढ़वाल सभा ने, और 1916 में गढ़वाल सभा द्वारा गढ़वाली गढ़वाली साहित्य का संकलन और प्रकाशन किया गया। तो 1916 में जो है गढ़वाल सभा के द्वारा ही गढ़वाली साहित्य का संकलन और प्रकाशन का कार्य भी किया गया था। इसके बाद आते हैं सरोज सभा। स्थापना 1904। संस्थापक अगेन तारादत्त गेरोला। मुख्यालय टिहरी और सभापति इसके बद्रीनाथ धाम के रावल पंडित। तो ध्यान रखना है आपने। सरोज सभा की स्थापना 1904 में होती है। संस्थापक इसके तारादत्त गेरोला होते हैं और इसकी जो सभापति थे वह बद्रीनाथ धाम के रावल पंडित थे। इसके बाद आता है सरोला सभा के उद्देश्य। सॉरी, ये सरोज नहीं, सरोला सभा है। सरोला एक ब्राह्मण भी प्रथा भी हुआ करती थी जिसके विषय में हमने बात की थी। तो ये सरोला है, सरोज नहीं है, सरोला है। तो सरोला सभा का उद्देश्य था ब्राह्मणों के शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना। सरोला ब्राह्मणों को हल जोतना निषेध होगा। तो इन्होंने एक अपने नियम बनाए थे, जैसे कि ब्राह्मण वाले नियम होते हैं। सरोला ब्राह्मण थे ये लोग, और ब्राह्मणों के शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु इन्होंने प्रयास किया था। सरोला ब्राह्मणों को हल जोतना निषेध होगा इन्होंने निश्चित किया था। जैसे कि आपने कई जगह सुना होगा कि भाई ब्राह्मण हल नहीं जोतते, तो ये वही सरोला ब्राह्मण से संबंधित लोग हैं जो हल नहीं जोतते। सरोला ब्राह्मण जो है अन्य ब्राह्मण उपजाति की स्त्रियों से विवाह नहीं करेंगे। ये देखिए कैसे कैसे नियम बना रहे हैं। सरोला ब्राह्मण जो है अन्य ब्राह्मण उपजाति की जो स्त्रियां हैं उनके साथ विवाह नहीं करेंगे। देखिए अब ब्राह्मणों में भी अब अलग अलग जातियां यहाँ पे विभक्त हो गई। सरोला ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण, निम्न कोटि का ब्राह्मण। सांस्कृतिक विद्यालय बनाना व विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना इनका मुख्य उद्देश्य था। और सरोला सभा के का 6वां अधिवेशन 1911 में कर्णप्रयाग में होगा और 10वां अधिवेशन 1914 में होगा। अगली जो सभा है गोरक्षणी सभा है। गोरक्षणी सभा स्थापना 1907 कोटद्वार में होती है। संस्थापक धनीराम मिश्र, ये दुगड्डा के बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं धनीराम मिश्र। और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ये भी इनके ठिकाने पे आए थे। दुगड्डा में उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। तो धनीराम मिश्र भी एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे इस क्रांतिकारी युग के। और जो गोरक्षणी सभा थी इसके जो संस्थापक थे वो भी धनीराम मिश्र ही थे। और दुगड्डा नगर का संस्थापक भी इन्हें माना जाता है, धनीराम मिश्र को। उद्देश्य था इनका गोवध का विरोध करना और गोरक्षा पर जनमत जागरण करना। इसके बाद आती है क्षेत्रीय सभा 1919। स्थापना 1919 में होती है। संस्थापक जोत सिंह नेगी व प्रताप सिंह नेगी। ये भी बहुत आगे भूमिका निभाएंगे, प्रताप सिंह नेगी, जोत सिंह नेगी। तो क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1919 में, संस्थापक जोत सिंह नेगी। इनका जो उद्देश्य था क्षत्रियों, सॉरी ये क्षेत्रीय नहीं क्षत्रिय सभा है। तो क्षत्रिय सभा का उद्देश्य था क्षत्रियों के शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान करना, क्षत्रियों की सामाजिक कुप्रथा का निवारण करना इनका उद्देश्य था। उसके बाद आते हैं उत्तरकाशी के राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में अब अध्ययन करते हैं। ये तो थे हमारी सभाएं जो भी बनी थी उस समय की, और थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। तो उत्तरकाशी के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले आता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980। क्षेत्रफल इसका 472 स्क्वायर किलोमीटर है। संचालन इसका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। इसके बाद अगला उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रफल, सबसे बड़ा राज्य राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल इसका 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। स्थापना इसकी 1989 में हो गई थी। गोविंद वन्यजीव विहार 485 वर्ग किलोमीटर, राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है ये। स्थापना इसकी 1955 में हुई थी। भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना 1990 से 91 के तहत गोविंद अभयारण्य को प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, भारत सरकार के स्नो लेपर्ड जो परियोजना है
इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना के अंतर्गत किस राष्ट्रीय उद्यान को बंद किया जा रहा है। तो गोविंद अभयारण्य को आपको ध्यान में रखना है, इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। गोविंद विहार में जो है दाढ़ी वाले गिद्ध पाए जाते हैं, तो दाढ़ी वाले गिद्ध भी इसमें गोविंद विहार में पाए जाते हैं। पवाली काठा बुग्याल को कई प्रकार की जड़ी बूटी होने के कारण जो है जैव आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया है। तो पवाली काठा को भी आपको ध्यान में रखना है, एक बुग्याल है एक, और जड़ी बूटियों के कारण इसको जो है जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। पवाली काठा बुग्याल टिहरी व उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। उसके बाद आता है चाई सील बुग्याल, उत्तरकाशी के हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है। उत्तरकाशी व हिमाचल के प्रदेश के बीच स्थित है चाई सील बुग्याल। देवक्यारा बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था, तो वो देवक्यारा बुग्याल है। शीतकाल में मक्खन की होली दायरा बुग्याल में होती है, और मक्खन की होली का स्थानीय नाम अधूड़ी उत्सव है। तो अधूड़ी उत्सव है मक्खन की होली का नाम, और मक्खन की होली से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि शीतकाल में जो मक्खन की होली होती है वह कौन से बुग्याल में होती है। तो दायरा बुग्याल को आपको ध्यान में रखना है, और इसे अधूड़ी उत्सव के नाम से जाना जाता है। मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की मुख्य भूमिका जो है चंदन सिंह रावत को जाती है, चंदन सिंह रावत को जाती है। उसके बाद आता है विल्सन का विवाह। उत्तरकाशी के मुखवा गांव की रायवती से हुआ। विल्सन ने हर्सिल में विल्सन कॉटेज 1864 में बनाया था। तो एक विल्सन थे अंग्रेज व्यक्ति, इनको जो है उत्तरकाशी बहुत भा गया था। तो मुखवा गांव की एक रायवती थी, इनसे इनका विवाह हुआ था विल्सन का, और हर्सिल को विल्सन ने जो है विल्सन कॉटेज 1864 में बनाया था। तो हर्सिल के जो सेब प्रसिद्ध हैं, ये विल्सन ने ही यहाँ पे एक सेब की नई प्रजाति जो है डेवलप की थी। विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया था। तो विश्वनाथ मंदिर के संबंध में आपको ध्यान में रखना है, जीर्णोद्धार इसका 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती करती है। इसके बाद आता है शिवानंद कुंडीर, शिवानंद कुटीर। तो यह जो है आश्रम है शिवानंद कुटीर। यह आश्रम जो है नैनीताल में 1791 में स्थापित हुआ था। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में जो है 6.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। तो उत्तरकाशी में भूकंप कब आया था, तीव्र भूकंप, तो 6.6 रिक्टर स्केल का जो है 1991 में 20 अक्टूबर को आया था। 20 जून 1980 में उत्तरकाशी को ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ था। ये ज्ञानसू भूस्खलन के बारे में पूछ सकता है कि ज्ञानसू भूस्खलन कब हुआ था। तो 20 जून 1980 की तिथि को आपको ध्यान में रखना है, उत्तरकाशी में ज्ञानसू भूस्खलन हुआ था। इस समय 2003 में वरुणावत पर्वत से भूस्खलन हुआ, और अगस्त 2019 में आराकोट पावर नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ। तो आज के लिए इतने फैक्ट काफ़ी हैं। तो कल हम गढ़वाल छात्रवृत्ति ट्रस्ट उत्तराखंड में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, इससे संबंधित अध्ययन करेंगे। और आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और जो लोग देखते हैं, वैसे बहुत कम लोग, जो ज़्यादा मेरा जो है इसमें वो नहीं है यूट्यूब में कि बहुत सारे लोग या पैसे कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है इसमें। इसमें यह है कि बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो ये खाली एक तैयारी करने वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में इसको जो है आगे डेवलप करेंगे। अभी तो थोड़ी बहुत अपनी तैयारी के साथ साथ ये चल रहा है। तो अगर कोई श्रोता जो डेली देखता है, तो आप कमेंट के माध्यम से जो है प्रेजेंस लगा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन लोग इसको देख रहे हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है। बाकी जो लोग UKSSC UKPSC से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।